एक आदेश और पूरा देश जल उठा। सोशल मीडिया बंद, सड़कों पर बवाल, गोलियों की आवाज और बच्चों की मौत और नेता हेलीकॉप्टर से भागते हुए। इस तरह से मासूम बच्चा 16 वर्ष तक सबका माँ बाप पोस पाल के बड़ा करता है और 18 साल का ठीक है गोली मारिए ना भैया, नीचे मारिए, मारने से पहले बच्चा। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, ये नेपाल की असली कहानी है, जहां युवाओं ने कहा हमारी आवाज हमसे मत छीनो, जहां नेताओं की ऐशो आराम वाली जिंदगी ने गुस्से को बारूद बना दिया, जहां बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने युवाओं को सड़कों पर धकेल दिया और जहां सरकार ने इंटरनेट बंद करके सोचा कि वो जनता को चुप कर देगी, लेकिन वो भूल गए आवाजें कभी बंद नहीं होती। And by the government, extremely it is against our freedom of speech and they want to control us. पूछिए खुद से, क्या एक सरकार डर के कारण इंटरनेट बंद कर देती है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा है या एक बड़े साजिश का हिस्सा? क्या नेपाल की पूरी व्यवस्था अब ढहने वाली है? आज हम आपको उस अंदर की कहानी बताएंगे जिसे सत्ता छुपाना चाहती है। आप देखेंगे कि कैसे युवाओं ने खौफ के खिलाफ आवाज़ उठाई और कैसे एक देश ने तय किया अब और नहीं। अगर आप सच, संघर्ष और सत्ता की चालों का असली चेहरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सामने आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। हुक्मरानी से, भेदभाव से, पक्षवाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। जय जिनेंद्र मित्रों, नेपाल में जो कुछ हाल ही में हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक तरफ सोशल मीडिया बैन, दूसरी तरफ करप्शन, बेरोजगारी और नेताओं की विलासिता, इन सब ने नेपाल की जनता, खासकर युवाओं में गुस्से की एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि देश की राजनीति हिलकर रख गई। जिस देश को लोग शांति और पहाड़ों की खूबसूरती के लिए जाने जाते थे, वहाँ आगजनी, गोलियां और इस्तीफों की खबरें ट्रेंडिंग में है। पर सवाल ये आता है कि नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ? चिंगारी लगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन से। नेपाल सरकार ने अगस्त 2025 में 3 सितंबर तक सभी सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्टर करने का आदेश दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। सरकार ने दावा किया कि यह कदम हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और साइबर क्राइम रोकने के लिए उठाया गया। पर वहाँ की जनता के हिसाब से असल वजह यह थी कि सोशल मीडिया पर नेताओं की करप्शन, उनकी लग्जरी लाइफ और जनता की समस्याओं को उजागर करने वाली वीडियो वायरल हो रही थी। इन वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे मंत्रियों के बच्चे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, विदेशी ट्रिप पर जाते हैं, जबकि आम नेपाली बेरोजगार और गरीबी से जूझ रहा है। पर असली मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। नेपाल के युवाओं का गुस्सा सिर्फ बैन से नहीं था, असल मुद्दे कहीं ज्यादा गहरा था। आइए समझते हैं। नेपाल में युवा बेरोजगारी के परसेंट 20% से भी ऊपर था, यानी हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार था। हर साल हजारों युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते थे। कई तो रूस, यूक्रेन युद्ध में लड़ाई के लिए जा चुके हैं, जहां उन्हें खतरों के बावजूद पैसे की वजह से भर्ती किया गया। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। जरा सोचिए, एक देश के नागरिक को पैसों की वजह से युद्ध में जाना पड़ा, जो उसके देश का युद्ध भी नहीं था। नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। हैशटैग नेपो किड्स और नेपो बेबी वायरल हुए। करप्शन के आरोप हर पार्टी पर लगे, नेपाल कांग्रेस, माओवादी केंद्र और कम्युनिस्ट पार्टी पर। जनता को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, यानी सोशल मीडिया पर बैन बस चिंगारी थी। असली आग तो करप्शन, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और शासन की केयरलेस बिहेवियर के कारण थी। 8 सितंबर 2025 काठमांडू समेत कई शहरों में हजारों युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू किया। स्कूल और कॉलेज के छात्र प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने पहले रोकने की कोशिश की, फिर टीयर गैस, वाटर कैनन
और अंत में लाइव बुलेट्स का इस्तेमाल किया। कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिसमें 12 साल का बच्चा भी शामिल था। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना के बाद प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। पोखरा, बुटवल, भरतपुर जैसे शहरों में भी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों के घर पर हमला हुआ। आगजनी की भी घटना हुई। सेना को हेलीकॉप्टर से नेताओं की सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दोपहर तक कर्फ्यू लगाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रोटेस्ट थमे नहीं और आखिर में 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। होम मिनिस्टर समेत कई नेताओं ने पहले ही नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। बावजूद इसके जनता शांत नहीं हुई और सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रही है। नेपाल में 2008 में मोनार्की समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी, लेकिन पिछले 17 वर्षों में 13 बार सरकार बदल चुकी है। यह 2-3 नेता बार बार सत्ता में आ रहे हैं। जनता अब इससे थक चुकी है। करप्शन, सत्ता की रोटेशन नीति और जनहित से कटे हुए नेताओं ने लोकतंत्र के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ लोग मोनार्की लौटाने तक की बात कर रहे हैं। बट ये नेपाल के केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, दुनिया के हर देश के लिए एक बड़ा सबक है। जब नेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, करप्शन हावी हो जाता है और युवाओं की आवाज दबाई जाती है, तब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। अगर सरकारें समय रहते जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती तो उनका गुस्सा विस्फोटक रूप ले सकता है। नेपाल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा संकट झेला है। अभी भी वहाँ सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की मांग हो रही है। आर्मी चीफ ने शांति की अपील की है, लेकिन ये साफ हो गया है कि जनता अब पुरानी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, नेपाल की यह कहानी हमें बताती है कि किसी भी देश में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, यह जनता की आवाज का मंच है। इसे बंद करना आसान है, लेकिन असल समस्याओं को नज़रअंदाज करना देश को संकट में डाल सकता है। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। पर आखिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? सब्सक्राइब करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सच बोलना आज की तारीख में सबसे बड़ा गुनाह है और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको सच डिलीवर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।